धीरे जब हम देख पा रहे हैं कि कुछ चीजें टेक्निकल जो है वो शायद हम लोग गैप कर रहे हैं और हम मिस कर रहे हैं बहुत सारी टेक्निकल चीजों को। आज का जो सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस के नियम, कायदे, कानून। एक सेकंड। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हर ब्रांच पे एप्लीकेबल होगा। कोई भी जो इंश्योरेंस हम करते हैं, किसी प्रकार का भी इंश्योरेंस, कोई भी लाइक मोटर, मैरीन, फायर, तो वहां पर सब जगह एप्लीकेबल होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में जो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं वो है अटमोस्ट गुड फेथ। आप सभी लोग पुराने जो साथी यहाँ काम कर रहे हैं सभी को मालूम है कि जो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है वो एक फेथ पर टिकी है, एक विश्वास पर टिकी है। जैसे किसी ने कहा कि मेरे मकान का बीमा कर दो, तो हम मकान को देखने नहीं जाते एज ए इंश्योरेंस कंपनी। हम उसकी बात को स्वीकार करते हैं और उसका बीमा कर। तो डिफाइन करें, दो पक्ष है यहाँ पर। बेसिकली जो इंश्योरेंस टू पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट है। एक है इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा है इंश्योर्ड, बीमा कराने वाला। और जो बीच में है वो ब्रिज, मतलब दोनों के बीच में जो है वो ब्रोकर है या एजेंट है या पीओएस है। तो जो हमारा रोल है खासकर ब्रोकर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अटमोस्ट गुड फेथ को दोनों पक्ष के लिए बात करें, क्योंकि हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। अगर मैं इंश्योर्ड से बात करूं तो इंश्योर्ड साइड का मतलब है इंश्योर्ड की तरफ से जो भी बातें बताई जा रही हैं वो पूर्णतया सत्य है, उसमें कहीं भी कोई नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने अपना फायर का इंश्योरेंस कराना है, तो हम देखते हैं उसकी बिल्डिंग में पहले ही आग लगी हुई है, तो वो फ्रॉड है। और एज ए ब्रोकर हमें मालूम है बीमा ना कराए। सेम मेडिक्लेम में, अगर वो व्यक्ति पहले से ही बीमार है और हम उसका बीमा करा रहे हैं और कंपनी को नहीं बता रहे विद इंश्योरेंस का, सेम वे इंश्योरर की तरफ से जो अटमोस्ट गुड फेथ है वो ये है कि वो क्या स्थिति में क्लेम और किस स्थिति में क्लेम नहीं देगा, जिसको हम इंश्योरेंस कवरेज और एक्सक्लूजन्स इंक्लूडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन भी बात करते हैं। जब आप कोई भी पॉलिसी को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या कवर है, ब्रॉडली दिया हुआ है। नॉर्मली जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो पीपीटीज के थ्रू करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बेसिकली वो हमें हेल्प करती है ब्रीफ आइडिया अबाउट दी पॉलिसी। लेकिन अगर हमें उसकी पूरी टेक्निक, तो हमें उस पॉलिसी की वर्डिंग को पूरा पढ़ना चाहिए। 6 पेज, 8 पेज, 10 पेज की हो सकती है। तो वहां पर हम समझेंगे कि पॉलिसी की क्या कवरेज है, क्या एक्सक्लूजन्स है, क्या क्या इंश्योर्ड को रखनी है। नॉर्मली जब हम किसी का बीमा करते हैं तो हम उसको बोलते हैं टू बिहेव लाइक यू आर अनइंश्योर्ड, मतलब आप ये मान के चलिए आपका बीमा नहीं हुआ है, तरीके से आप अपना बिहेव करेंगे। लाइक मैंने नई कार निकाली और उसको रैश ड्राइविंग शुरू कर दी, बीमा एक्सीडेंट होगा, हम क्लेम ले लेंगे। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है रैश ड्राइविंग आजकल लगे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे द क्लेम। बीमा कराने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें तो वो इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडेंट, अगर रैश ड्राइविंग वी आर इनवाइटिंग द एक्सीडेंट, तो अगर हम कोई भी ऐसे ही काम कर रहे हैं जिससे वो दुर्घटना, तो वहां पर बीमा कंपनी कहेगी सॉरी भाई, आप तो खुद ही जाकर मार रहे हो दीवार में या गाड़ी में, तो हम नहीं देंगे। कुछ प्रीवियसली इस तरह के क्लेम रिजेक्ट भी हो चुके हैं, जहां पर कोर्ट ने भी एडमिट किया कि ठीक है, अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं था तो वो गलत है। एक आदमी को क्रॉनिकल डिजीज हो गई, उसके पेट में कोई प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है और ही इज अब उसको प्रॉब्लम हो गई है और प्रॉब्लम का रीजन अल्कोहल है, लेकिन वो फिर भी अल्कोहल पिए जा रहा है। तो वहां पर अगर डॉक्टर ने लिख दिया अल्कोहलिक और उसका लीवर जो है अल्कोहल की वजह से हुआ है, तो द कंपनी विल नॉट पे हिम द क्लेम।
तो यहाँ पर बिल्कुल हिंदी भाषा में शब्द है कि दोनों पक्ष को अपनी अपनी बातों को सत्य रूप से एक दूसरे के सामने रखना है। अब एक दूसरे के साथ जो बीच में मीडिएटर है वो हमें, तो हमें जितने भी मेरे साथी इस ट्रेनिंग में हैं, ये ध्यान रखना है कि हम जब इंश्योर्ड से बात करें उसकी इंफॉर्मेशन पूरी लें। जिस भी बीमे की हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पूरी लें। जैसे हमने पीछे मैरिन की ट्रेनिंग की, तो हमने बात की कि रूट क्या होगा, सामान क्या होगा, उसका पैकिंग क्या होगा। तो दीज आर दी मैटेरियल फैक्ट से कल को नुकसान हो सकता है या नुकसान कम हो सकता है। तो आई थिंक अटमोस्ट गुड फेथ आप लोगों को क्लियर है। फिर भी अगर आप में से कोई साथी तो पूछ सकता है, हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे ताकि पर्पस ऑफ ट्रेनिंग इज सक्सेसफुल। आप में से जो भी चाहे अपना हाथ खड़ा कर सकता है, आप बोल सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, जैसे कि कई मैं देखता हूँ कुछ स्टंट वगैरह करती है बाइक से और कार से, और हमें पता बिल्कुल। हो तो हमें उन्हें शायद इंश्योरेंस देना ही नहीं है उनको, या फिर उनको सलाह देनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, इंश्योरेंस तो आप दीजिए, लेकिन उनको बता दीजिए कि वाइल डूइंग स्टंट अगर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जब आप ये सर पॉलिसी की वर्डिंग पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियर लिखा है, स्पीड ड्राइविंग, टेस्टिंग, स्टंट इज नॉट कवर्ड। ये सर प्रूफ कैसे होता है भी बंदा स्टंट की वजह से ही ये हादसा हुआ है? देखिए, अब इसमें दो बातें हैं। कई बार प्रूव होता है, कई बार प्रूव, दोनों ही बातें हैं। अगर प्रूव हो गया तो क्लेम नहीं मिलेगा, नहीं हुआ तो वो एक तरह से उसका क्लेम निकल गया, पास हो गया। आजकल क्या है कि इंश्योरेंस गई है, और जो हमारे हाईवेज है, देखिए स्टंट जो होगा वो हाईवे पर होगा, छोटी मोटी गली में नहीं हो सकता। अब धीरे हम्म। धीरे आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे हाईवेज पे कैमरे लग गए हैं। तो कई बार अगर वो लॉस मेजर है, अगर वो लॉस 8-10 हजार का, तो शायद कंपनी इतनी इंक्वायरी ना करे। लेकिन मेजर है, 2-3-5 लाख का क्लेम है या टोटल उसका क्लेम है, तो वहां पर कंपनी थोड़ा इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। उसके अड़ोस पड़ोस में जाके इंक्वायरी कर ली, वहां पे 4 लोगों ने बोल दिया ये तो जी स्टंट करते थे और ये गाड़ी स्टंट में एक्सीडेंट हुई है। तो नॉर्मली जब आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन जो लगती है, वो इन्वेस्टिगेटर अंदर तक की तह में जाकर पूरा जाके चेक करता है, उसके अड़ोस में, पड़ोस में, दोस्तों से, उसके दुश्मनों से। क्योंकि जब आप किसी के भी मोहल्ले में इंक्वायरी करने जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि मोहल्ले में सारे उसके बोले, कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी बोलेंगे, क्योंकि हर आदमी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इंक्वायरी जो ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो बहुत शातिर होता है, वो हर जगह से चीजें निकालता है। वो कस्टमर से ही 50 चीजें, इंश्योर से 50 चीजें घुमा के पूछेगा। अगर वो कहीं फंस गया तो हो गया काम। गॉट इट? राइट सर। एनीवन एल्स? इंश्योरेंस परशुराम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर रामनिवास बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कोई नहीं, बताइए। सर, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो हाईवे पे ओवर स्पीड नहीं चल। बोलिए, कोई बात नहीं। गाड़ियां ओवर स्पीड चलती है तो वहाँ कैमरे में तो सभी आएंगे सर। अगर आ गई और इंश्योरेंस कंपनी ने इंक्वायरी कर दी तो नहीं क्लेम देंगी। देखिए ना, जब जिस चीज के ऊपर फाइन है, जिस किसी भी चीज के ऊपर फाइन है, उस पर क्लेम नहीं मिलेगा। आप ये देखिए, ओके। ओवर स्पीड होती है हाईवे पर, मान के चलिए पूरे दिन में एक पर्टिकुलर हाईवे में 1,000 गाड़ी चली, चालान तो 20 या 40 का होता है जो पकड़ी जाती है। जो नहीं पकड़ी गई वो निकल गई। लेकिन मैंने नहीं, आपको अगर अभी वो बताया ना कि इट डिपेंड्स, अगर कंपनी ने इंक्वायरी कर ली और वो कैमरे में, जीपीएस में आ गया तो नहीं देगी। क्योंकि कैमरे में तो सर सारी गाड़ी आएंगी, सारी ओवर स्पीड चलती है। तो हम चालान तो की कह बात रहे हैं ना करें। कि आप, हम तो यही तो कह रहे हैं रामनिवास जी, कि ओवर स्पीड मत कीजिए ना। जी सर, ओके। आप इसको ऐसे भी समझिए कि इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम पे करती है, उसका बर्डन भी आप पे और हम पे ही आता है ना। ओके सर। क्योंकि कल को जब क्लेम रेशियो बढ़ती है तो प्रीमियम भी बढ़ते हैं। जब प्रीमियम बढ़ते हैं तो इट इज ए लॉस टू द नेशन, अल्टीमेटली वो हमारा ही नुकसान है। ओके सर। तो अगला हम बढ़ते हैं टॉपिक, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है।
इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग है कि बीमा कौन कौन करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी राम निवास जी बात कर रहे थे, राम निवास जी की गाड़ी का बीमा सुरेंद्र टोंक नहीं करा सकता। ये तो क्लियर है ना आप लोगों को। तो ओनर, जो भी मालिक है, वो करा सकता है बीमा, या फिर फाइनेंसर जिसने लोन दिया है, क्योंकि उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार इंश्योरेंस की बात करें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, तो फाइनेंसर क्या करता था, 3 साल के बीमे के पैसे एडवांस में ले लेता था और बोल देता था कस्टमर को कि भाई बीमा मैं ही कराऊंगा, क्योंकि उसको था कि अगर मैंने 3 साल या 5 साल का लोन किया है, प्लीज म्यूट पे कर लें जो। तो फाइनेंसर को लगता था कि अगर 2 3 5 साल का मैंने लोन दिया है, तो उसमें कल को अगर गाड़ी चोरी हो गई या टोटल लॉस हो गया, तो मुझे तो क्लेम नहीं मिलेगा, हो सकता है कस्टमर कल को बीमा कराना भूल जाए। तो एनी प्रॉपर्टी इज इफ फाइनेंस बाई एनी बैंक, तो वो बीमा दोनों तरह से हो सकता है। बैंक भी करा सकता है, मींस फाइनेंसर, या उसका मालिक। लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो भी आपने देखा होगा कि इंश्योर्ड पर्सन खुद भी बीमा करा सकता है। और अगर वो माइनर है या डिपेंडेंट है, तो वहां पर जो बीमा है उसका जो प्रपोजर है, लाइक फादर, मदर, ग्रैंडफादर, वो भी उसका बीमा करा सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट को प्रूव कैसे करें। कल को मैंने कहा कि जी ये प्रॉपर्टी मेरी है, आप बीमा कर दीजिए, तो बीमा कंपनी बीमा करते हुए नॉर्मली कोई प्रूफ नहीं मांगती है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो प्रिंसिपल है, जैसे ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, अटमोस्ट गुड फेथ, हमने उस बात पर विश्वास किया और हमने उसका बीमा कर दिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपने कहा प्रॉपर्टी आपकी, हमने आपका बीमा कर दिया। अब गॉड फॉरबिड 6 महीने बाद उस प्रॉपर्टी में आग लग गई और मैंने उस पर क्लेम डाला, देखिए मेरी प्रॉपर्टी में आग लग गई, 20 लाख का नुकसान है, आप मुझे क्लेम दे। तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी उससे कहती है ठीक है जी, हम आपका क्लेम असेस करा रहे हैं, गिव अस द प्रूफ कि आप इसके मालिक हैं। तो वहां पर मुझे उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, या अगर वो कार है तो उसकी, या अगर वो कोई और डिफरेंट प्रॉपर्टी है तो उसके मालिकाना हक का हमें वो बीमा का प्रूफ देना पड़ेगा, ओनरशिप का। अगर मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मुझे क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे पर्सनल एक्सीडेंट में डेथ क्लेम आता है, अगर नॉमिनी का नाम क्लियर है, ये भी बहुत बड़ा डिबेट का है, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। नॉमिनेशन को लेकर भी बहुत जगह चैलेंज आ चुके हैं। तो नॉमिनी का नाम अगर क्लियर मेंशन्ड है तो क्लेम उसको मिलेगा जो नॉमिनेशन में है। अगर किसी वजह से नॉमिनेशन नहीं किया गया, तो वहां पर फिर हम फैमिली का एक सर्टिफिकेट मांगते हैं जो कोर्ट से अप्रूव्ड होता है। तो वो सर्टिफिकेट प्रूव करता है ही इज द राइटफुल ओनर या राइटफुल नॉमिनी ऑफ दिस प्रॉपर्टी और दिस लाइफ। तो वहां पर फिर वो क्लेम उसको पेबल होता है। कई बार मोटर इंश्योरेंस में आप ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा है ऑनर पीए। तो वहां पर बहुत जरूरी है कि जब हम किसी भी टू व्हीलर या कार का बीमा कर रहे हैं, तो उसमें जब पीए कवर के लिए कॉलम आता है, तो वहां में नेम ऑफ नॉमिनी विद रिलेशन एंड एज पूछा जाता है। कई बार हम लोग डमी नाम डाल देते हैं ऐसी जल्दबाजी में कि ठीक है काम खत्म हो, बीमा हो जाएगा। तो वो हम कस्टमर के साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी लापरवाही कल को बहुत बड़ा नुकसान हमें देती है। भगवान ने अगर उस व्यक्ति की डेथ हो गई, अब हमने तो नाम उसमें कुछ भी लिखवा दिया है, या इंश्योरेंस कंपनी पे भी उसमें एबीसीडी डाल दिया, दोनों ही जिम्मेदार है, बीमा कंपनी भी जिम्मेदार है उसमें जो राइट कर रहा है। लेकिन सफरर कौन है? उस परिवार के पीछे जो उसका डिपेंडेंट है। क्लेम लेते लेते बेचारे घिस जाएंगे उनके हाथ पर। तो हमें बड़ा कॉशियसली देखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम दें और आगे कराएं। अब इसी में जब हम मैरिज की बात करते हैं,
तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, आइदर कंसाइनर और कंसाइनी, माल भेजने वाला या माल पाने वाला। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हर प्रपोजल का अलग अलग शेप बदल जाएगा। फायर का है तो या तो उसका मालिक या उसका बैंकर, लाइफ है तो या तो इंश्योर्ड पर्सन या उसका जो केयर टेकर है, जो उसके ऊपर है, अभी अभी माइनर है, या ही इज नॉट अर्निंग मेंबर, तो जो उसका केयर टेकर है वो उसका बीमा करा सकता है। मैरिन में कंसाइनर एंड कंसाइनी बीमा करा सकता है। तो अभी हमने दो बातों पे बात करी, एक तो अटमोस्ट गुड फेथ और दूसरी हमने करी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तीसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो है इंडेमनिटी। तो अभी हम तीसरे पे आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे, अगर पहले या दूसरे में किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों को, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं पूछना चाहता तो आगे बढ़ते हैं। जी अब सर। इंडेमनिटी का जो मीनिंग है सर वो सर क्या एक है? मिनट। हाँ बोलिए। परशुराम बोल रहा हूँ सर जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, क्या हाल है? बस बढ़िया सर। ये ग्रैंड फादर वाला जो मैटर है सर, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो लाइफ वाले मैटर में, कि अच्छा मदर और हाँ, फादर को ले ही सकते हैं ग्रैंड देखिए फादर। लाइफ इंश्योरेंस में मैं वही बताना चाहता हूँ, लाइफ में क्या है, पहली बात तो हमें देखना है कि जो प्रपोजर है, जिसकी लाइफ पे वो बीमा कराना चाह रहा है, ही शुड बी या शी शुड बी ब्लड रिलेशन। अगर वो ओके। ब्लड रिलेशन नहीं है तो हम एक दूसरे का बीमा नहीं कराएंगे। तो ब्लड रिलेशन में जो आते हैं, अगर वो बच्चा है तो उसके माँ बाप या दादा दादी, तो किसी भी लाइफ पर तीन लोग प्रपोज कर सकते हैं, या तो वो खुद जिसका वो बीमा होना है, या उसके पेरेंट्स, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स। सेम वे, अगर ग्रैंड फादर का बीमा करना है और कंपनी उस एज में उसको एक्सेप्ट कर रही है और फादर की कोई अर्निंग नहीं है, तो वहां पर वो प्रीमियम पेबल जो है उसके पोते या उसके बेटे के द्वारा भी हो सकता है। सेम थिंग हैपन्स इन मेडिक्लेम आल्सो। मेडिक्लेम में आपने देखा होगा कि कई बार टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए लोग पेरेंट्स का बीमा खुद पे करते हैं, तो दे बिकम दी प्रपोजर। तो वहां पर टैक्स की बेनिफिट की लिमिट बढ़ जाती है डिपेंडेंट पेरेंट्स के ऊपर प्रीमियम देने पर। तो लाइफ जी में हम खुद का बीमा करा सकते हैं, हम अपने बच्चों का बीमा करा सकते हैं, हम अपने पोते पोती का बीमा करा सकते हैं। तो प्रपोजर जो है कैन बी थ्री पीपल। और पोता पोती दादा का भी प्रपोजर बन सकता है। नॉर्मली लेते नहीं है लोग, लेकिन यस क्लॉज है कि वो ले सकता है। बट ये है कि और दादा को उस उम्र में बीमा देने को अगर बीमा कंपनी तैयार है तो वहां पे प्रूफ हाँ जी। लगेगा ही इज नॉट ए अर्निंग मेंबर, और उस एज में अगर बीमा कंपनी उसको दे रही है तो जो प्रीमियम पेबल है वो पोते के द्वारा है, तो ही कैन टेक द पॉलिसी। सर मैटरनल ग्रैंड फादर के केस में जैसे नाना नानी वाला जो केस आता है, ये तो पोते पोती का हो गया। नाना नानी का और देखो मेडिक्लेम में तो क्लियर है, लेकिन क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में नहीं है तो लाइफ में अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है, तो अभी नहीं दे रहे हैं मैटरनल में। कई लोग क्या है, जैसे नाना होता है वो अपने दोहिते या दोहिती का बीमा करवाना चाहता है, जी मतलब बेटी के संतान का। करेक्ट, समझ गया मैं। तो वो देखिए अभी संभव तक है या लाइफ, जो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल है उसने इसके ऊपर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन डाला है, तो वी कैन राइट टू टू थ्री बिग पार्टनर जिनसे हम काम कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी है या आईसीआईसी प्रू है, मैक्स है। तो वी कैन राइट द मेल टू देम और वी कैन टेक द क्लैरिफिकेशन, इफ दे आर ओके तो हम कर देंगे बीमा। बट अभी तक जो काउंसिल है वो अलाउ नहीं करता। जी जी। बट ये इंश्योरेंस कंपनी की कॉल है, अगर उन्हें कहीं लग रहा है। आवाज कट रही है आपकी, कौन बोल रहे हैं? जॉइंट में जो पॉलिसियां हो रही हैं, टू लोग इंश्योर्ड होते हैं, फर्स्ट इंश्योर्ड। हाँ जी, वन बाय वन प्लीज। अभी परशुराम जी बोल रहे हैं, साइलेंट कीजिए। राहुल कौन है इसमें, आप अपने आप को म्यूट पे कीजिए पहले। हाँ परशुराम जी, क्या कर रहे थे आप? जी सर। कुछ बोल ये रहे थे जो, आप? हाँ, ग्रैंड फादर का जो केस है सर, हाँ जी, इसमें जैसे जॉइंट पॉलिसियां हैं, दो लाइफ में लोग बात कर इंश्योर। रहे हैं आप? हाँ जी सर। तो जॉइंट से मतलब ग्रैंड सर?
ग्रैंडफादर है और उसका पोता है, तो क्या वो अपने पोते को सेकंड इंश्योर्ड कर सकता है उसमें? नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल लाइफ पे दी जाती है, जॉइंट नहीं दी जाती, या फिर वो ग्रुप पॉलिसी होगी। लाइफ नहीं, इंश्योरेंस में जैसे एक लाइफ के ऊपर एक पॉलिसी अलाउड है। ये आईसीआईसी की जो पॉलिसी है अभी, हाँ जिसमें जॉइंट लाइफ इंश्योर्ड है, वो जो एनओटी प्लान है वो, नहीं, जॉइंट लाइफ इंश्योर तो डिफरेंट हो गया, वो तो जैसे स्पाउस का हम दे सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, और ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन का आई थिंक क्लैरिटी नहीं है, वो एक बार लेना होगा। जॉइंट लाइफ में हस्बैंड वाइफ को हम देते हैं, स्पाउस को। जी जी सर। तो एक बार और इसकी वो तो उसका नॉमिनेशन देखो, वो तो क्या है ना वैशाली, दैट्स नॉट जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज ए बेनिफिट कि वो ऑटोमेटिक उसको ट्रांसफर होगी, उसने लिख के दिया है। बट लाइफ इंश्योरेंस में उस समय वो पोते और दादे दोनों की डेथ एक साथ कवर नहीं कर रहे हैं। जी जी हाँ, तो वैसे भी मैं चाहूंगा परशुराम जी, बात करेंगे जो जो क्लैरिफिकेशन है उस पर फिर हम राइटिंग में कंपनी से ले लेंगे। देखिए मैं बड़ा क्लियर हूं सभी लोगों के लिए कि जहां कहीं भी कोई कंफ्यूजन आता है तो वी विल हैव रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, सो दैट कल को किसी भी कस्टमर को कोई परेशानी ना हो। ये सेम कंडीशन टर्म इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो पे करने में क्या क्या रोल रहता है? टर्म इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम जैसे सेल्फ की सेल्फ दे सकता है, हस्बैंड हाँ, पत्नी की दे सकता है। वो तो सर देखिए, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस है चाहे वो सेविंग प्लान है, ये इसी प्रकार से इंश्योरेबल इंटरेस्ट काम करेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। मैंने अब जैसे टर्म इंश्योरेंस वाइफ के लिए, अगर वाइफ अर्निंग है तो मैं उसका प्रीमियम नहीं दूंगा, ना मैं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर वो अर्निंग है तो वाइफ शुड आई पे दी प्रीमियम। लेकिन अगर मैं लिख के दे रहा हूँ कि मेरी वाइफ अर्निंग है और उसकी टैक्स की बेनिफिट पूरा हो चुका है, मैं टैक्स का बेनिफिट लेना चाहता हूं, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को लिख के दूंगा ये बात कि शी इज ए अर्निंग मेंबर एंड आई वांट टू टेक द अवेल दी टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी एग्री करेगी तो दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया, बात वहीं आगे ऊपर वाली एटमोस्ट गुड फेथ, हमें जो भी करना है डिक्लेयर करके करना है। कल को ये ना लगे इंश्योरेंस कंपनी को क्वेश्चन पूछे बाद में कि तुम इसका प्रीमियम क्यों दे रहे थे भाई, ये तो खुद अर्निंग थी। खासकर टर्म में क्या होता है, टर्म में फ्रॉड बहुत है। एक सज्जन है, उसकी वाइफ से नहीं बनती, वो उसका टर्म इंश्योरेंस करा के चाहता है कि भाई इसको मैं 2 साल बाद मार दूं। तो देयर आर मेनी इंसिडेंट्स। तो इंश्योरेंस कंपनीज आर वेरी केयरफुल इन टर्म इंश्योरेंस की प्रीमियम पेबल कौन कर रहा है, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, क्यों वो उसका प्रीमियम दे रहा है, जी स्पेशली इन सर। टर्म इंश्योरेंस। जी सर। हम्म, कोई बात नहीं, आप दोनों कंपनी को आज ही मेल डाल के ना मंगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसको एक बार हम पूरा जी पढ़ के सर। फिर एक दोबारा से एक फ्रेशर ट्रेनिंग पे उस पर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अभी हमारे पास जी दस सर, मैं मिनट बचे, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं इंडेमनिटी के ऊपर। अगर फिर भी लगेगा तो कल जब दोबारा करेंगे इस पर रिफ्रेश कर लेंगे। देखिए इंडेमनिटी का मतलब है कि सर एक इंश्योरेंस क्वेश्चन कंपनी। था। हाँ बोलिए ना। हेलो अभी आपने बताया कि वो हैंड मतलब पेमेंट देता तो इंटरेस्ट, शास्त्री जी, आपकी ना तो आवाज कट रही है, ब्रेक हो पोते के आ का रही है। दाता इंश्योरेंस इंटरेस्ट। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। चलो सर मैं आपसे अभी भी आप मेरे को अलग से बात कर लेना, आवाज आपकी नहीं क्लियर आ रही है। जी सर। तो अब हम इंडेमनिटी पे आते हैं। इंडेमनिटी का देखिए, जब हम किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इंडेमनिटी उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर बीमा कंपनी ये प्रॉमिस कर रही है किसको, इंश्योर्ड को, कि कल को नुकसान होने पर मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगी या करूंगा, बट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो द इंश्योरर इज promising the insured for making his loss
गुड आफ्टर रिसीट ऑफ प्रीमियम। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये, अगर प्रीमियम पेबल नहीं हुआ तो कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि पॉलिसी इशू नहीं हुई है। और जब तक पॉलिसी इशू नहीं है कोई लायबिलिटी शुरू नहीं हुई है, कोई इंडेमनिटी शुरू नहीं हुई है। लाइफ इंश्योरेंस में कई बार क्या होता है, हम प्रीमियम पे कर देते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी बाद में प्रपोजल रिजेक्ट कर रही है। तो वो इंडेमनिटी या लायबिलिटी जब भी शुरू होगी जब पॉलिसी इशू हो गई है और प्रीमियम पे हो चुका है, एंड सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ चेक आल्सो। कल को पॉलिसी चेक से बनी है और चेक बाउंस हो गया तो कंपनी इज नॉट लायबल। अभी तो धीरे धीरे आफ्टर कोरोना वी आर ऑलमोस्ट 90 या 95% ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैक्सिमम काम बहुत लोग चेक से करते थे, तो चेक का क्लियर होना जरूरी है। तो चेक बाउंस बाय एनी रीजन, कोई भी रीजन हो कि जी मेरे खाते में पैसे थे, साइन नहीं हुआ, डेट गलत डल गई, वट एवर द रीजन में भी, अगर इंश्योरेंस कंपनी के खाते में वो पैसा नहीं आया है चेक क्लियर होके, तो इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लाइबल, पहली बात। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट टू इसमें डेप्रिसिएशन भी कटेगा और साल्वेज भी कटेगी। मीन टू से, कल को अगर किसी का इंश्योरेंस हुआ और कंपनी ने देखा कि ये गाड़ी या ये मकान या ये प्रॉपर्टी 5 साल 10 साल पुरानी है, तो उसके एजिंग के हिसाब से उसके ऊपर वो डेप्रिसिएशन लगाएगी। उसकी जो स्क्रैप बच गया है उसकी वैल्यूएशन लगाएगी, तो उसको क्लेम पे करेगी। क्लियर है यहां तक? तो इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस कर रही है इंश्योर्ड को कि आपके प्रीमियम रिसीव करने के बाद, पॉलिसी इशू होने के बाद अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा, और उसमें अगर कोई डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है तो वो कटेगा। सामान का अगर मलबा है या स्क्रैप है उसकी वैल्यू कटेगी। अब उसमें कॉन्सेप्ट आ गया नील डेप का, ये एक फीचर है पॉलिसी का। उसमें नील डेप के अलावा एक कॉन्सेप्ट और आ गया, रीइंस्टेटमेंट वैल्यू का। फायर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रीइंस्टेटमेंट वैल्यू क्या है। नील डेप्रिसिएशन आप लोग रेगुलर मोटर का बीमा करते हैं, आपको मालूम है। तो अब पॉलिसी की कंडीशन जब आप पढ़ेंगे तो पॉलिसी इज वेरी मच क्लियर कि आपका डेप्रिसिएशन कटेगा, ग्लास पर कुछ नहीं कटेगा, पीवीसी प्लास्टिक 9 होल पर 50% कटेगा, मेटल पर वुडन पे एज के हिसाब से कटेगा। तो वो पॉलिसी वर्डिंग क्लियर है। लेकिन क्योंकि कस्टमर ने नील डेप्रिसिएशन का एक अलग से एड ऑन लिया हुआ है, तो वहां पर उसका कुछ नहीं कटेगा, सिर्फ साल्वेज कटेगा। सेम वे अगर फायर में उसने बिल्डिंग के ऊपर रीइंस्टेटमेंट वैल्यू लिया हुआ है तो उसको नया पैसा मिलेगा नई बिल्डिंग बनाने का, वहां पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं कटेगा। तो इंडेमनिटी में इंश्योर्ड को ये ध्यान देना है कि मैंने पॉलिसी जब ली है तो मैंने क्या क्या ऑप्शन उसमें लिए हैं। अगर उसने ऑप्शन नील डेप का नहीं लिया तो डेप्रिसिएशन ही हैज टू बी हियर। अब जैसे नई गाड़ियां आजकल आ रही हैं, मैक्सिमम असेंबली जोन में आप देखेंगे पीवीसी प्लास्टिक रबर की ज्यादा है, क्योंकि स्पीड की टेक्नोलॉजी, स्पीड को बढ़ाने के किया जा रहा है। तो नई गाड़ी का अगर भगवान ना अगर एक्सीडेंट आगे से हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा मेजर लॉस है लाख रुपए के आसपास, तो आप देखेंगे 30-35 हजार रुपए का तो सामान उसको प्लास्टिक का ही पड़ जाता है। तो वहां पे उसको काफी हैवी पैसा देना पड़ जाता है जेब से। तो अब ऑलमोस्ट 100% इंश्योर्ड जो है वो गाड़ी का बीमा, क्योंकि नॉर्मली शोरूम से बीमा होता है, शोरूम वालों के लिए भी ये कंडीशन है कि दे आल्सो वांट 100% क्लेम पेमेंट, तो वो लोग जीरो डेप के साथ ही, इवन इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल के साथ ही बीमा करते हैं। तो इंडेमनिटी का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट कि इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पे करेगी, लेकिन अगर उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन है, जो डिडक्शन है, वो करने के बाद करेगी। अब इसमें छोटी सी चीजें आती हैं, सबरोगेशन, ये इसी का पार्ट है इंडेमनिटी का। ये थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। सबरोगेशन का मतलब क्या है कि क्लेम पे करने के बाद जहां कहीं से भी रिकवरी हो सकती है, वो रिकवरी राइट इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड से रिटेन में बॉन्ड भरवा के ले लेती है। जैसे आप लोगों ने चोरी के क्लेम में देखा होगा, जब गाड़ी चोरी हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी फाइनल क्लेम पेमेंट स्टेज पे आती है,
तो वो बॉन्ड पेपर देती है, लेटर ऑफ सबरोगेशन एंड लेटर ऑफ इंडेमनिटी, जिसमें क्लियर क्लियर लिखा होता है कि मैं फला फला आदमी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले रहा हूं, और अगर इन फ्यूचर कल को गाड़ी अगर मिलती है तो ये इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी होगी। अदरवाइज क्या होगा, इंश्योर्ड को तो बेनिफिट है, चोरी का क्लेम भी ले लिया, और कल को जब गाड़ी की डिलीवरी मिल गई उसको थाने से, तो वो स्क्रैप उसने बेच दिया, तो इज इन बेनिफिट। मैरिन में भी यही होता है। मैरिन में एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी ऑल दी ट्रांसपोर्टर्स आर लाइबल टू सेंड द गुड्स इन सेफ कंडीशन, बट क्योंकि क्लाइंट ने बीमा कराया हुआ, क्लेम लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी को अपने सबरोगेट कर देते हैं राइट्स। इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसपोर्टर से लड़ती रहती है, इधर थ्रू कोर्ट और विदाउट कोर्ट, कि भाई ये माल आपके द्वारा गया था और ये आपको जो है नुकसान की भरपाई देनी है, और ये बीमा हमसे था, जिसकी भरपाई आप हमें दीजिए। तो मार्केट में 2%, 5%, 10%, 20% तक की रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी को आ जाती है। तो अभी थोड़ा सा इसमें रहेगा क्योंकि टाइम लगेगा, इसको हम आधे घंटे के लिए कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब आई थिंक 2 मिनट का टाइम बस बचा है, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। सर इसमें जो साल्वेज का है जी, तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी उसकी कॉस्ट डिसाइड करेगी, तो उस पे कस्टमर ले सकता है, दे सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, बीमा कंपनी जो डिसाइड कर देगी उतना कट ही जाएगा? इसमें दोनों बातें परशुराम जी, वैसे अलग अलग केस पे अलग अलग डिपेंड करेगा। जैसे मैरिन की बात करते हैं, मेरा मान के चलिए लोहे का सामान जा रहा है और वो डैमेज हो गया, और कंपनी कह रही है भाई ये लोहा जो है आपका 10 लाख रुपए का माल था, इसे 4 लाख रुपए में स्क्रैप बेच रहे हैं। ऐसे ओनर अगर मुझे लग रहा है कि ये माल 4 लाख से ऊपर मैं खुद बेच सकता हूँ, तो मैं कंपनी को कहूँगा ठीक है जी, मेरे क्लेम में से काट दो और मुझे साल्वेज छोड़ दो, मैं अपने आप रख लूंगा, मैं जो मर्जी करूँ इसका। तो कंपनी कैन गिव देम। और अगर मुझे लगता है नहीं यार ये 4 लाख ज्यादा लगा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, मुझे आप 4 लाख का पेमेंट दिला दो और साल्वेज आप बेच लो। मोटर में क्या है कि मोटर में साल्वेज धीरे धीरे अब स्क्रैप होने लगा है, तो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट कटता है, हार्डली 2 या 3% ऑफ द वैल्यू। पीवीसी प्लास्टिक में वो जीरो हो जाता है। तो साल्वेज अगेन इज इट वेरी